की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी है वो पश्चिम बंगाल से है, जहां पंचायत चुनावों में मचे सियासी घमासान और हिंसा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। हम जानते हैं कि लगातार वहां से हिंसा की खबरें आती रही हैं। जब से पंचायत चुनाव की हलचल हुई है तब से लगातार हिंसा की खबरें हैं। तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसने सवाल उठाया है। नॉमिनेशन को लेकर राज्य में हुई हिंसा पर विपक्षी पार्टियां चुप हैं। तो इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में पश्चिम बंगाल में स्थानीय नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी वहां के नेता तो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान पश्चिम बंगाल में हिंसा के तांडव पर खामोश है और मणिपुर के जातीय संघर्ष को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव में हिंसा और कैंडिडेट्स के गायब होने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच अब सौंप दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 5 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है और साथ ही राज्य चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। तो न्यायालय ने एक बार फिर से राज्य चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान से अलग ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पटना के लिए रवाना हो गई हैं और आज ही लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। विपक्षी दलों की बैठक के लिए कई नेता पटना पधारने लगे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों का ये मेगा शो होने वाला है। तो नीतीश कुमार एकता की इस मीटिंग में पार्टियों से अपने राज्यों के मुद्दों को अलग रखने की गुहार लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल अपने अध्यादेश वाले एजेंडा को विपक्षी एकता के लिए जरूरी मानते हैं और उसको सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का मानना है कि बैठक में सीट शेयरिंग और पीएम चेहरे के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पर जेडीयू खामोश है कि वो एजेंडा होगा कि नहीं होगा। जेडीयू और आरजेडी इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन एजेंडा को लेकर खामोशी है। कुछ पता नहीं कि क्या कुछ इसमें चर्चा होनी है। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि कुछ पार्टियों के पास जो एक भी एमपी नहीं है वो मिलकर 300 एमपी वाली पार्टी को हटाने की योजना बना रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केया घोष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की नेता, बहुत बहुत स्वागत केया जी। और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हमारे इस शो में चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मानव जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। और केया घोष जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और वहां हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में रिव्यू के लिए पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से करारा झटका दिया। उसके बाद भी लगता है कि नानुकुर है क्या? क्योंकि उसके बाद भी अगर हाईकोर्ट को राज्य चुनाव आयोग को लताड़ना पड़ रहा है, राज्यपाल को वहां पर स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, अपनी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी नानुकुर है, इतना होने के बावजूद। लाल जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, दिक्कत क्या है? हाँ। दिक्कत क्या है कि पंचायत में की चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव का एक बना रखता है कि वहाँ स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जी। लेकिन जब टीएमसी का वो स्थानीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2000 2024 हो जाए तो फिर ऐसे ही चीज घटनाएं होगी जो आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपने लिए इस पंचायत चुनाव को ये मान बैठी हैं कि वो उनके लिए एक सबसे बड़ा, एक तरह से आप कहिए कि ओपिनियन पोल है मिशन 2024 के लिए।
तो वो ये मान बैठी हैं कि जितने पंचायत के चुनाव जो 50,000 60,000 के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव जीतेंगे, अगर उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव जीत जाए तो उनको लगता है कि ये 48 के 48 सांसद उनके पॉकेट में आना पक्का है। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, क्योस जो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं जी, उसके बीच में सिर्फ कोलकाता हाईकोर्ट की जो ये पहल है उसने एक भरोसा लोकतंत्र पे जगाया है। हमारे साथ अभी हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, वहाँ के हमारे सब वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, पर अब वो प्रसेनजीत बख्शी आपको बेहतर बताएंगे वहाँ के अपडेट के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे दल जो ये कंट्राडिक्शन से भरे हैं वो आज पटना पहुँच रहे हैं, और उस पटना पहुंचने के साथ में जो ताजा स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा बेहतर बता सकता हूं। बताइए जरूर। आज पटना में हालत ये है कि पटना के पूरे दरो दीवार पे पोस्टर चिपका हुआ है दोनों, और ये दो पोस्टर जो है दो पोस्टर सबसे खास है। वो एक अरविंद केजरीवाल का है और अखिलेश यादव का है। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर में आप देखेंगे कि देश का लाल केजरीवाल, और उस पोस्टर में न कहीं राहुल गांधी है, न कहीं सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, न नीतीश कुमार है, कोई नेता नहीं है। देश का लाल सिर्फ केजरीवाल है, और पूरे पटना के दीवारों पे ये पोस्टर चिपका हुआ है। तो सपा के तरफ से एक पोस्टर है जिस पोस्टर में 80 पाओ और बीजेपी भगाओ, और उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, उसमें से कांग्रेस गायब है। तो ये इतने कॉन्ट्राडिक्शंस को लेके जब ये नेता वहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें ये भी चीजें का एक तरह पैसेंस है कि वो कल के विपक्षी एकता के सम्मेलन में वो क्या एजेंडा बनेगा, किस एजेंडे पे वो काम करेंगे, इसके बगैर वो सोचे अगर पटना में पोस्टर लगा के अपनी अहमियत बता रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जाने का वहां क्या मतलब होगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूं और इस चर्चा को तो मैं बढ़ाऊंगा कि पटना में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जरा कोलकाता में जो हो रहा है वो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर पटना वाले पर जरूर आएंगे। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दास, ये सवाल यही कि सारी चीजें हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो गया, स्पष्ट निर्देश आ गया, उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ रही है कि राज्य चुनाव आयोग को फिर भी फटकार लगानी पड़ रही है? राज्यपाल जी, जो राज्यपाल महोदय वो बयान दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, क्या अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ नानुकुर हो रहा है क्या? दो तीन चीजें मैं लालचंद आप जी दो पूरे देश को कि अभी तक भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ श्री को किसी तरह की कोई रिक्विजिशन भेजा नहीं। अच्छा, पहली बात तो यह है, ये सूत्र की मार्फत हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हमें पता है कि अभी तक कोई रिक्विजिशन भेजा नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात, ये बंगाल की चुनाव ऐसी जगह पर चले गए कि यहां पे चुनाव उम्मीदवार जो अभी सऊदी अरब में बैठ का जो नामांकन वो जमा हो गया यहाँ की नॉर्थ 24 परगना की किसी जगह पे, उसके लिए लोग फिर कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिर एक जगह पे बीडीओ साहब ने ऑपोजिशन का नामांकन पत्र या कुछ फाड़ दिया है, जिसके कारण सीबीआई का जांच का ठीक है। हमारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे कि उनका वहां पे किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, और वहां से सीधा आ गए बंगाल में, जहां पे इस तरह की स्थिति, जो चुनाव की स्थिति है या लड़ाई की स्थिति है या किसी वार जोन की स्थिति है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास प्रसेनजीत दा। ये सवाल तो उठ ही रहा है कि चुनाव लड़ा जा रहा है या युद्ध लड़ा जा रहा है। मानव जायसवाल जी, सीधे आपके पास आ रहा हूं। तमाम कोशिशें आपने लगा ली कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती ना करनी पड़े, हाई कोर्ट में रिव्यू, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद इस मुद्दे पर आखिर क्यों नहीं यह मामला सेटल हो रहा है? किस कोशिश के तहत, किस मकसद के तहत सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से बचने की कोशिश हो रही है? मानव जी, तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हम सरकार में है, आपको पता है कि हम सरकार में 2021 में भी ये सेंट्रल फोर्सेस आई थी और मुंह की खानी पड़ी थी भाजपाइयों को। आपको ये भी पता है कि भाजपा के शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि भाई हम लोगों को मिलके टीएमसी के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो आह्वान देते हैं आईएसएफ को, सीपीआईएम को, कांग्रेस को, बंगाल कांग्रेस को।
और उसी तरफ बंगाल भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो उसको खारिज बता देते हैं। बंगाल सीपीएम के नेता बोलते हैं नहीं, विमान बोस जैसे लोग बोलते हैं अरे भैया हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं। तो ये चरित्र है। देखिए सुनिए, लगभग 73-74 हजार यहाँ बूथे हैं। यहाँ पे भाजपा के पास उतने बूथ मेंबर नहीं है। 62 से 63 हजार लोग जब नामांकन कर रहे हैं उतने उनके पास नहीं है। टीएमसी के जो नेता है श्री अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक संकल्प लिया और एक नवो ज्वार बोल के एक हमारी पूरी की पूरी बंगाल में जितनी भी 22 डिस्ट्रिक्ट है वो नवो ज्वार बोल के हमारे जो प्रकल्प है वो चला, जिसमें हम लोग लोकल नेता चुन रहे हैं। लोकल नेता को हम टिकट दे रहे हैं, जनता चुन रही है। तो हिंसा क्यों हो रही है? सुनिए सर, ये जो हिंसा है ना, देखिए जो बौखलाई हुई भाजपा है उनके पास तो कहीं कैंडिडेट नहीं है, कहीं डबल से ज्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं। अच्छा। कहीं टीएमसी के लोग जो कांग्रेस चले गए वो अपने आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़ाई क्या है, कितने जगह में है? 3 या 4 इलाके हैं जो अंचल है वहाँ हो रहा है। एक बागर ले लिए, 124 परगना ले लिए, चोपड़ा ले लिए, और यहाँ अच्छा ठीक है। जा रहा है। सुनिए सर, यहीं पे जहाँ भाजपा की कुछ थोड़ी सी शक्ति प्रदर्शन जो है वो है, और साथ ही साथ यहाँ पे आरएसएफ और सीपीएम मिली हुई है। तो अगर पर्याप्त संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो जाए तो कोई दिक्कत? तो देखिए सेंट्रल न्यायपालिका ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। अब न्यायपालिका का ऑर्डर है। अब देखिए टीवी चैनलों में बैठ के और टीवी चैनलों और रिपोर्टिंग और न्यूज़पेपर कटआउट से लेके अगर जजमेंट हो रहा है तो ये देश की व्यथा और दिशा दिखाती है। देखिए ऐसा है कि अगर लगातार न्यायालय, हाई कोर्ट अगर लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो हम मीडिया में तो वो चीजें आएंगी मानव जी। नहीं सर, देखिए मीडिया टिप्पणी करता है, मीडिया सजाता है और हाईकोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी करिए। आप बूमरैंग मत करिए। ये उल्टा नहीं चल रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि हाईकोर्ट जो है वो गलत कर रहा है या मिसगाइडेड है? देखिए सर, मिसगाइडेड है कि गाइडेड है कि कौन सी मिसाइल है वो बाद में पता चलेगा। अच्छा ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे तरीके से बंगाल की जनता इसका संज्ञान ले रही है। ठीक है, आपको पता है कि 2003 में, सर सुनिए सर, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो सीपीएम है ना, सीपीएम तो 2011 में सरकार से गई है, लेकिन सीपीएम 2011 जाने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बहुत सारे नेतागण उनके हैं। अच्छा ठीक है, इस पर बीजेपी कैरेक्टर तो देखिए, बोलते हैं ना फितरत नहीं चेंज होती। ठीक, इस पर बीजेपी जवाब देगी। चेंज हुई है, बीजेपी जवाब ये कर रही है, उनके साथ करवा रही है। लौटता हूं मानव जी आपके पास, लौटता हूं मानव जी। केया जी जो बात ये कह रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास बोले कि कई जगह पर कैंडिडेट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में गए हुए लोग हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने आपका नाम लिया, सीपीएम का भी नाम लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के साथ पटना में बैठना है शायद, इसलिए उस पर मैं आऊंगा उस पर बाद में। मानव जी उस पर बाद में आऊंगा अलग से, मानव जी आऊंगा, ठीक आऊंगा उस पर अलग से। केया जी बताइए, वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वहां पर जो है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर कह रहे हैं कि नहीं अब हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं देखिए लालचंद जी, आपको शायद याद होगा कुछ दिन, शायद 3-4 दिन पहले जब आपसे डिबेट में हम बैठे, जी यही बात की जिक्र हमने किया था कि पश्चिम बंगाल में एक अजीब सा सरकार चलता है। जो सरकार मुंह में वो कहते हैं कि माँ माटी मानुष का सरकार, और हम लोग क्या करें, यहाँ पर औरतों को यहाँ पर धमकियां दिया जा रहा है, उनके पास सादा सफेद कपड़े दिए जा रहे हैं कि ये तुम्हारा ऐसा होगा अगर आप लोग चुनाव लड़ोगे, या आपके जो परिवार जो है, जो कैंडिडेट है वो अगर लड़ेगा तो ये उनका आपको ये बाद में इसका उपहार मिलेगा। यानी कि विधवा होने के बाद पहनने के लिए होने का उनको अच्छा धमकी मिल रही है। ठीक है। अब माँ हो गया, अब आते हैं माटी को इन लोग पूरा रक्त से लाल कर रहे हैं। आज दिन तक 10 लोगों की हत्या हुई है। आज के दिन तक पंचायत पोल अभी हुआ ही नहीं, चुनाव अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ जो नामांकन है वो जमा हुआ है, विथड्रॉ हुआ है। 10 लोगों की हत्या हुई, वो हमारे पार्टी की भी है, तृणमूल के भी है, कांग्रेस के भी है, सीपीएम के भी है। ये अजीब किस्सा है। और मानुष, यहाँ पर मानुष मतलब इंसानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, घर के बाहर बुला के किडनैप किया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है, देखिए ये जो चुनाव आयोग है
निर्वाचन हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग, इसको निर्वाचन आयोग मत कहिए, इसको निर्यातन आयोग कहिए। अच्छा, क्योंकि निर्यातन कर रहे हैं हमारे यहाँ ठीक के है, मानुषों को, हमारे बंगाल के लोगों आऊंगा आपके पास। ये जो विरोधी है, विपक्ष है, इनके ऊपर निर्यातन हो रहा है और चुनाव आयोग आऊंगा मानव जी, आऊंगा, कुछ नहीं सुन रही है। जैसे प्रसन्नजीत दा ने कहा, सोचिए सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है मीनाखा का जो कैंडिडेट है मोइनुद्दीन गाजी, वो फाइल कर चुके, जो चुनाव आयोग है उसका एक्सेप्ट भी किया। उनका आने का बात है, चुनाव खत्म होने, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। कैसी डेमोक्रेसी है ये, कैसा डेमोक्रेसी चल रहा है यहाँ? बिल्कुल, यही सवाल हम पूछ रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी पर विपक्षी पार्टियां कुछ बोल नहीं रही हैं, ये भी हम सवाल पूछ रहे हैं। विनोद जी, अभी मानव जी ने भाजपा पर आरोप लगाए, सीपीएम का भी नाम लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया मानव जी ने। या ये पटना कांग्रेस का भी नाम लिया है? अच्छा हाँ, केया जी 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास चलता हूं। केया जी 10 सेकंड में बोल लीजिए। सबसे अजीब बात ये है, मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ से ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास इतने कैंडिडेट्स नहीं है, 66,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे नॉमिनेशन दे चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, एक तरफ से बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट हो गया आपको यहाँ पर। अरे अच्छा ठीक है, चाहे जितना भी, चलिए 66,000 हो या कम हो, लौटता हूँ आप दोनों के पास, लौटता हूँ। केया जी आपके पास भी लौटूंगा, केया जी लौटूंगा। मानव जी आपको भी पूरा टाइम मिलेगा। विनोद जी, जैसा कि जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि बीजेपी का नाम लिया मानव जी ने, सीपीएम का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इसे क्या पटना इफेक्ट कहेंगे? पहले तो मैं लाल जी, मैं चाहूंगा कि मैं दूसरा मानक जी का बहुत सुन रहा था, और मानक जी के थोड़ा धैर्य से सुने तो हम लोगों की बात भी तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। जी जो बात और नामांकन की बात कर रहे थे और बता रहे थे, गिना रहे थे कि सीपीएम के पास कैंडिडेट नहीं है, टीएमसी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, और इसलिए बौखला रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये 5 दिन का नॉमिनेशन क्यों? आज तक कभी आपने सुना होगा कि 70,000 से ज्यादा के जो प्रतिनिधि जहां हैं, वहां पे सिर्फ 5 दिन का नॉमिनेशन का टाइम दिया जाए? आपने जानबूझ के ये दिया था कि जो आपका रिकॉर्ड 2018 का रहा है। खैर ये जाने और इनका काम जाने। विनोद जी, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह रोकना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसके बाद फिर इस चर्चा पर मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने आज घोषणा की है कि उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फाइटर जेट इंजन बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस की ये बड़ी घोषणा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फाइटर जेट इंजन भारतीय वायुसेना के लिए ये बनाया जाएगा। जीई एरोस्पेस के F414 इंजन का सह निर्माण अब भारत में हो सकेगा। ये इंजन तेजस LCA Mk2 में लगाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और सुधीर यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कितना अहम समझौता सुधीर, क्योंकि ये बात तो हो रही थी कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े समझौते होने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समझौता। कितना अहम भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए सुधीर? बिल्कुल लालचंद जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो तेजस प्रोग्राम है, भारतीय वायुसेना और सरकार इस चीज को प्लान कर रही है कि भविष्य में जो भारतीय वायुसेना का जो मुख्य विमान होगा वो तेजस होगा, और उसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और उसमें जो जीई का इंजन है वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जो मार्क 2 प्रोग्राम है, तेजस मार्क 2, उसमें जीई का 414 इंजन लगना है। ये पहले से तय हो चुका है, और जो इससे पहले मार्क 1 था उसमें जी 404 इंजन लग रहा था। तो अब जब ये भारत में बनेगा तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं, पहला हम समझते हैं कि हमारे देश में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है संयुक्त रूप से, जब जीई भारत में संयुक्त रूप से HAL के साथ जो जी का इंजन है 414 उसको F414 उसको यहाँ निर्मित करेगी। जाहिर तौर पर इससे जो हमारी रक्षा जरूरतों के लिहाज से अगर कहें कि तेजस जो प्रोग्राम है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को करीब 42 जो स्क्वाड्रन है वो चाहिए, और अब हमारे पास करीब 29 से 30 जो स्क्वाड्रन है टोटल मौजूद है अभी। तो ये बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि भारत के रक्षा कार्यक्रम है, भारत की रक्षा जरूरतों के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है कि हमारी जो तेजस की जरूरतें हैं वो बहुत जल्द पूरी होने की एक नया रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस खबर पर जुड़ने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज पर जानकारी देने के लिए। और अब हम लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, रुख करते हैं अपने
मेहमानों का। और विनोद जी, आप अपनी पहले बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कर रहे थे कि जी लाल पटना जी, में मैं कुछ बस होना है। उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, तो ये बात तो मानक जी बेहतर जवाब देंगे कि 5 दिन का नॉमिनेशन क्यों, लेकिन जब आपका सवाल है मैं उस पर आता हूँ। कांग्रेस के कल हमारे प्रसेनजीत दादा वहां से बता रहे थे, जो आप देखिए 32 घंटे से वहां अधीर रंजन चौधरी धरने पे हैं जी, वो कांग्रेस के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन को छीनने जाने, कैंडिडेट की हत्या को लेके वो आमरण अनशन पे एक तरह से वो बैठे हुए थे। लेकिन एक भी आपने देखा होगा कि न तो आलाकमान की तरफ से, न राहुल गांधी की तरफ से, न कभी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की तरफ से कोई एक शब्द भी उनके बारे में कहा गया। बिल्कुल। ये जो विपक्षी एकता है, ये पटना का जो कल वाला विपक्षी एकता है, वो एक तरह से ये कंप्रोमाइजिंग स्टेज है। हर पार्टी के जो दुखती नब्ज दूसरी पार्टी दबा रही है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं। ठीक है। जो आज की जो ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही जेडीयू की तरफ से ये बयान आया है कि वहां पटना के सम्मेलन में न तो चेहरे की बात होगी और न किसी स्टेट के एजेंडे की बात होगी, तो केजरीवाल बहुत संभव है कि इस सम्मेलन को बाइकआउट कर जाए। ठीक है। और वो ये बात को ये डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि वो इसी प्लान के साथ गए हैं कि 8000 किलोमीटर चल के अगर हम इस सम्मेलन में आए हैं तो इस सम्मेलन का हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के इस अभियान में शामिल होते हैं तो विपक्षी एकता आपका कामयाब होगा, वैसे आपका विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। लौटता हूं आपके पास, मैं जरा दादा का रुख करता हूं। प्रसेनजीत दा, पश्चिम बंगाल में अब जाकर के जिस तरह से की बातें हो रही हैं, अब ये उम्मीद की जाए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने भी शांतिपूर्ण चुनाव का बार बार लोगों को आश्वासन दिया है। प्रसेनजीत दा, नहीं देखिए, अदालत की ये निर्देश के बाद भी अगर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जी इसे नकारे और उस तरह जब 24 घंटे में उनको ये रिक्विजिशन देने का और तैनाती का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और इसके कारण जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाल के रखा है कि अगर किसी तरह से प्रदेश सरकार या स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर से किसी तरह बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट जाए तो कम से कम अपोजिशन का सुनवाई हो। ठीक है, ठीक है। लौटता हूं आपके कुछ पास। हुआ आपसे नहीं, आशा तो संपर्क करते भी हैं कि टूट रहा है, संपर्क आपसे टूट रहा है कई बार, लेकिन आपकी बात सामने आ गई है। मानव जी, आप जो टिप्पणी करना चाहते थे, पहले आप अपनी बात रखें, फिर किया जी। देखिए, पहली बात तो ये विरोधाभास देखिए। पहले जब मैंने उनको बोला कि भाई इनके पास बूथ मेंबर नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि भाई इन्होंने अप्लाई नहीं किया। ये इन्होंने बोला 66,000 है हमारे। नहीं, देखिए ऐतिहासिक है। 2,31,000 लोगों ने नामांकन फाइल किया है। ये बंगाल में एक ऐतिहासिक है। हाँ बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नामांकन भरे ही नहीं दिए जाते थे, निर्विरोध चुन लिए जाते। हमारे सरकार जब आई है 2011 में, तो 2013 और 2018 में 2 ही पंचायत इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। अब ये तीसरा है, तीसरा पंचायत इलेक्शन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो वामपंथी जो लोग थे, जिनकी ये रक्त चरित्र इनकी नेचर में है, इनके ब्लड लाइन में है, ये परिवर्तित नहीं हुए हैं। आप किसी की सोच को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये ऐसी घृणात्मक सोच है। अच्छा, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। केया जी, सुनिए सर, उल्टा नहीं लगा रहे, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, आप समझ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। कोई ताकत नहीं थी तब ये क्या रक्त चरित्र नहीं कर केया जी, आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन आज भाजपाई जो है, वो भाजपाई क्या कर रहे हैं, अब इनके कंधों में बैठ के ये गोली चला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इतनी धोखेबाज पार्टी है, उन्होंने इनको सशक्त करने की कोशिश करी। उन्होंने आईएसएफ के नेता को स्पेशल फोर्स दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। केया जी जवाब दीजिए। केया जी, ये बार बार वही बात कह रहे हैं जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ये बार बार वही कह रहे हैं कि भाई सीपीएम के लोग इनकी तरफ चले गए, वही हिंसा कर रहे हैं। इनके कहने का लबोलवाब यही है। लेकिन मैं गिना दूं इनके पास सीपीएम के कितने लोग हैं। इनके यहाँ अभी वर्तमान के मंत्री से लेके विधायक कितने हैं इनके पास सीपीएम के लोग, वो गिना दे क्या। उदयन गुह जो अभी दिनहाटा में इतना ये संतरास कर रहे हैं, वो सीपीएम वामपंथी थे। उनके पिता वामपंथी थे। ये छोड़िए, इनको शायद मालूम नहीं है, ये 2 दिन के चुनाव आए होंगे। आंकड़े की बात कर रहे हैं, चलो आंकड़े की कंक्लूड कीजिए। मुझे लालचंद्र जी एक चीज बताइए, 5 घंटे में, मैं विपक्ष की वो संख्या आपको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ तृणमूल की 40,000 नामांकन एक
एक दिन में, मतलब 5 घंटे में ठीक है, कैसे ठीक, मुमकिन ठीक। है? ये चलिए। मुझे ये जो मैथमेटिक्स है, मैजिक है, ठीक है, अब इसका हमें पता नहीं आंकड़ों चला। पर हम लोग इसका चुनाव में फिर उत्तर बात नहीं करते चला। रहेंगे, और- चुनाव में बात और करते रहेंगे। कांग्रेस- बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, केया जी, मानव जी, आपका भी, प्रसेनजीत दा और विनोद जी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो